वेलकम टू द सेशन गाइस। मैंने में शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम M3 2019 पैटर्न की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। देखिए 2024 पैटर्न के लिए चीजें अलग है तो उसे डिफरेंट तरीके से बनाया गया, आप प्लीज उस वीडियो में जाके देख लीजिए। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर 2019 पैटर्न। ओके, शुरुआत करेंगे। CSIT का जो M3 है, ठीक है, ये बेसिकली उस के रिगार्डिंग है। तो मैंने हाँ ये ब्रांच मेंशन नहीं की थी, चलिए अभी कर देता हूं। तो M3 CSIT की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है ये। ओके, नाउ ओवरऑल हमें यूनिट नंबर 3, 4, 5 और 6 करनी है। पूरा पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा सिलेबस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बेसिक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप काफी आसानी से 28 आउट ऑफ 70 ला सकते हैं। आपका टारगेट अगर 40 प्लस है तो 45 आउट ऑफ 70 कैसे लाना है उसका भी डिस्कशन होगा। अगर आप थोड़ा सा स्कोरिंग करना चाहते हैं तो 55 to 60 आउट ऑफ 70 लाना भी बहुत ज्यादा पॉसिबल है M3 में। तो हम उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे गाइस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे यूनिट नंबर 3 से। मैं आपको ओवरऑल एक चीज बता देता हूं कि जो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है उसको मैंने एक एक यूनिट वाइज इस तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश की है। तो जो भी आपका पूरा पूरा सिलेबस है उसको हम ऐसे 2 कैटेगरीज या 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए कि किस सिलेबस को पढ़ने के बाद में क्या चीज बन सकती है आपसे और किस वाले पार्ट को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये नहीं पता करने आते कि क्या पढ़ना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना होता है कि क्या छोड़ना है। करेक्ट। इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है वो ये ध्यान में रखते हुए बनाई है कि नवंबर 2024, मतलब इससे जस्ट 6 महीने पहले वाला पेपर, ठीक है, नवंबर मई 2024, और ये जो भी पेपर्स हुए हैं, मतलब पिछले 2-3 सालों में जो 4 पेपर्स हुए हैं हमारे M3 के, इंक्लूडिंग द बैकलॉग पेपर्स, उन सबको ध्यान में रखते हुए बनाई गई स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो एकदम ये फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है। इसमें थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे यूनिवर्सिटी ने करने की कोशिश की तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं यूनिट नंबर 3 के सिलेबस की बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स नाम का ये चैप्टर है आपका। आप अगर ध्यान दें तो शुरुआत आप मीन मीडियन मोड से करते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये आपके बेसिक्स हैं जिनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे आप स्किप नहीं कर सकते। इससे क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन इस पूरे चैप्टर को मास्टर करने के लिए इन बेसिक्स की जरूरत है। मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, अगर ये नहीं आता है तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसमें भी मीडियन और मोड का एज सच कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाला प्रॉब्लमेटिक काम नहीं है। जो कुछ है वो आपके अर्थमेटिक मीन का ही है, जिसमें आपको टेबल वगैरह बनाना पड़ता है और फिर वहां से थोड़ा सा समझना पड़ता है कि कैसे आप अपनी चीजों को आगे जाके सॉल्व करें। ठीक है ना। ज्योमेट्रिक मीन आज तक कभी नहीं पूछा है, हार्मोनिक मीन भी कभी नहीं पूछा है, तो ये वाली चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने अर्थमेटिक मीन वाले पोर्शन पे फोकस करें। ठीक है, नाउ एक बार आप अरिथमेटिक मीन निकालना सीख जाते हैं, टेबल बनाना सीख जाते हैं, फॉर्मूला आपको समझ में आ जाता है, तो उससे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा के स्टैंडर्ड डेविएशन काफी इजीली निकल जाता है। उसी एक टेबल की हेल्प से आपका वेरिएंस भी निकल जाता है, उसी एक टेबल की हेल्प से आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकल जाता है। तो एक ये टेबल बनाना सीख लिया तो ये तीनों चीजें आराम से तुम्हारी हो जाएगी। और ये तीनों चीजें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिकॉज जब भी आपसे एग्जाम में चीजें पूछी जा रही है तो उसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ये पूछे जा रहे हैं। और ये तीनों में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती, बिकॉज ये तीनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड होते हैं। तो अगर किसी एक का फॉर्मूला भी याद कर लोगे तो बाकी दोनों के फॉर्मूलाज काफी आसानी से याद हो जाते हैं। तो फॉर्मूला वाइज भी देखो तो इसमें ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्मूला वाइज भी ये आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करेंगे, बहुत अच्छे हैं ये तीनों। इसके बाद आ जाता है आपका मोमेंट स्क्यूनेस कुर्टोसिस। ये फॉर्मूला वाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि काफी सारे फॉर्मूलास आपको याद करने पड़ते हैं। हाँ, एग्जीक्यूशन वाइज ये बहुत इजी है क्योंकि अगर एक बार आपको फॉर्मूला याद हो गया तो वैल्यू पुट करना पड़ता है आपको सिर्फ। तो वैल्यू पुटिंग से आपका आंसर जो है ना वो बहुत ज्यादा मिनिमम कैलकुलेशन की हेल्प से आपका आंसर निकला जाता है। बट इसके फॉर्मूलाज को याद करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल काम होता है। ठीक है, मेरा सिंपल सजेशन है आप लोगों से कि आप जो हैं वो क्या करें, इस मोमेंट स्क्यूनेस और कुर्टोसिस वाले पार्ट को स्किप करें। माना कि इसका वैल्यू पुट करके आंसर बहुत ही मिनिमम कैलकुलेशन से आ जाता है, बट उन फॉर्मूलाज को याद करके जाना अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक चैलेंज है। ठीक है ना। इसके अलावा कर्व फिटिंग ये आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, इसे आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसे भी स्किप नहीं कर सकते, रिग्रेशन लाइंस को भी स्किप नहीं कर सकते। CSIT वालों के लिए रिग्रेशन लाइंस में से लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा है जिससे हम बोलते हैं कि आप इसे पूरी तरह से स्किप कर लें।
लेवल बताऊं तो रिग्रेशन लाइंस का जो क्वेश्चन है उसका लेवल बहुत ही ज्यादा इजी होता है, सो दैट इज वाई अनदर रीजन कि मैं इसे रिकमेंड करता हूं ओवर दिस मोमेंट स्क्यूनेस कर्टोसिस। ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि रिग्रेशन लाइंस को स्किप कर देते हैं और मोमेंट स्क्यूनेस कर्टोसिस पढ़ के जाते हैं। तो अगर इन दोनों में चॉइस है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप मोमेंट स्क्यूनेस कर्टोसिस को स्किप करें और रिग्रेशन लाइंस आप पढ़ के जाएं, बिकॉज दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें टेबल बनाना पड़ता है, तो जब टेबल बनाना हम सीख जाते हैं तो टेबल से ये वाली चीजें भी हो जाती है। अगर ये आता है हमें तो बिकॉज हमें टेबल बनाना आता है तो ये वाली चीजें भी इजी हो जाती है। बिकॉज हमें टेबल बनाना आता है तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो बिना टेबल के होने वाला काम जो थोड़ा हटके है वो मेजरली आपका मूवमेंट्स को लेकर रहता है ना, फाइंडिंग द फर्स्ट फोर मूवमेंट्स, इसलिए हम उसको हटा रहे हैं। ठीक है, कर्व फिटिंग पैराबोला स्ट्रेट लाइन दोनों ही करके जाने हैं, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक बार आप स्ट्रेट लाइन कर्व फिटिंग को समझ जाओगे तो पैराबोला की कर्व फिटिंग आपके लिए ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा ईजी हो जाती है। ठीक है, तो इसको अगर सीख गए तो ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बट कभी कभी लोग गलती क्या करते हैं कि पैराबोला की कर्व फिटिंग डायरेक्टली देखने लग जाते हैं, वो मत करिएगा, क्योंकि पैराबोला की कर्व फिटिंग आपको शुरू में टफ लग सकती है। पहले स्ट्रेट लाइन की देख के आओ, पैराबोला ऑटोमेटिकली इजी लगेगा। समझ में आया? नाउ जस्ट टू गिव यू अ स्ट्रॉन्ग प्रूफ कि हम सिर्फ इस वाले पार्ट को क्यों छोड़ रहे हैं, बाकियों को क्यों नहीं छोड़ सकते, तो पूरा एनालिसिस जो है वो पिछले 4 साल का आपके पास में है, पिछले 3 साल का, बेसिकली 4 पेपर्स का। तो हर बार आपसे मोमेंट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो लोगों का एक बात सवाल ये भी आता है कि आपसे हर बार मोमेंट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि हम मोमेंट को छोड़ सकते हैं। हाँ जी, उसका रीजन मैंने आपको बताया, फॉर्मूला याद रखना उसका थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी फॉर्मूला में तो आप फंस जाएंगे, बिकॉज आप ऑलरेडी काफी सारे फॉर्मूले याद करके जा रहे हैं। सो इट इज बेटर कि यू अवॉइड दिस मोमेंट वाला पार्ट। ठीक है ना? तो अगर हम इस मोमेंट वाले पार्ट को अवॉइड कर दें तो हमारा कुछ खासा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जो मूवमेंट वाला पार्ट है ना वो दोनों में से किसी एक जगह ही आएगा, है ना? तो अगर ऊपर मूवमेंट वाला पार्ट आया तो हम नीचे वाले 3 कर लेंगे। हमको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना आता है, हमको पैराबोला की कर्व फिटिंग आती है, हमको रिग्रेशन लाइंस आती है, हो गया काम। ठीक है, यहाँ देखिए 2024 में मोमेंट वाला पार्ट है, हमने इसको छोड़ दिया, तो ऊपर तो बहुत चीजें अच्छी है, क्योंकि सबसे इजी होता है मीन निकालना, और मीन वाले टेबल से वेरिएशन बहुत इजी निकल जाता है, तो ये इजी क्वेश्चन बन गया अपने आप में। कर्व फिटिंग स्ट्रेट लाइन का पैराबोला से ज्यादा इजी होता है, तो ये एक और इजी क्वेश्चन बन गया। लाइन ऑफ रिग्रेशंस, क्योंकि मैंने बताया तुम्हें काफी इजी होता है इसको सीखना, तो ये तीनों इजी क्वेश्चन मिल जाते हैं हमको। ठीक है, इधर आगे देखिए, मोमेंट स्क्यूनेस वाला ये था, हटा दिया हमने इसको, तो ये मिला वेरिएशन इजी वाला। पैराबोला थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू स्ट्रेट लाइन, पर उतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़े बहुत बेसिक चेंजेस आते हैं बस। ठीक है, अगेन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऐसे बना सकते हो, मतलब आप अगर मोमेंट वाला छोड़ दो तो आप कोई भी 3 आराम से बना सकते हो, और फॉर्मूला ज्यादा ओवरलोड करने की दिमाग में जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मोमेंट वाला छोड़ दोगे तो। मोमेंट वाला रखोगे तो मोमेंट का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, स्क्यूनेस का भी याद होना चाहिए, कोर्टोसिस का भी याद होना चाहिए। मोमेंट्स के 4 अलग अलग मोमेंट्स निकालने के 4 अलग अलग फॉर्मूलास है, तो 4 फॉर्मूलास मोमेंट निकालने के, एक फॉर्मूला स्क्यूनेस का, एक फॉर्मूला कर्टोसिस का, ये 6 फॉर्मूलास, और वो भी बहुत कंफ्यूजिंग है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूलास तुम दिमाग में रख के जाओगे और गलतियां करोगे, तो इन 6 फॉर्मूलास को रखने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा रिग्रेशन लाइन पढ़ो, रिग्रेशन लाइन में एक ही फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है, बस 1 या 2 फॉर्मूला में काम खत्म है। तो 6 फॉर्मूला की 2 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, हम रिग्रेशन लाइंस पढ़ के जाएंगे। ठीक है, चलिए, सो ये हो गई हमारी किसकी बात, यूनिट नंबर 3 की बात। आगे बढ़ते हैं, और कितने मार्क्स मिल रहे हैं, क्योंकि हम एक टॉपिक छोड़ के बाकी पूरा पढ़ रहे हैं, तो 5 10 15 15 पूरे पूरे मार्क्स मिल रहे हैं हमें। ये जो मैं स्ट्रेटेजी अभी बता रहा हूं एमसीक्यूज को हटा के बता रहा हूँ गाइस, एमसीक्यूज तो बोनस है तुम्हारा, बिना एमसीक्यूज के ये 15 मार्क्स है तुम्हारे। ठीक है, चलो, नाउ द थिंग इज कि हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में। यूनिट नंबर 4 में आपका प्रोबेबिलिटी का ये पूरा पूरा सिलेबस है, जिसमें आपको पहले प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स सीखने पड़ते हैं। उस बेसिक्स में आपका जनरल प्रोबेबिलिटी आ जाता है कि आप डाइस वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे, कॉइन्स वाले कैसे करेंगे, कार्ड्स वाले कैसे करेंगे। फिर कई कई अलग अलग टाइप के थ्योरम्स होते हैं, मेजरली 2 ही थ्योरम्स होते हैं जो हमने देखा है। सो इन 2 थ्योरम्स की हेल्प से आपके डाइस, कॉइन और कार्ड से क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा इजी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना? और जब आप इन थ्योरम्स को पढ़ाई कर लेते हैं तो इन थ्योरम्स की वजह से आपके बाइनोमियल पॉइजन के क्वेश्चन भी थोड़ा सा इजी हो जाते हैं सॉल्व करने में। ठीक है ना? इसलिए हमें इन थ्योरम्स को सीखना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ज्यादा टफ नहीं, अगर मैं कैटेगराइज करूं तो थ्योरम्स जो हैं वो काफी ज्यादा इजी होते हैं आपके। ठीक है, तो जब हम प्रोबेबिलिटी की शुरुआत करेंगे तो वहां से हमको क्या करना है, जनरल प्रोबेबिलिटी से बेसिक्स की पढ़ाई करनी है।
बेसिक्स में आपको ये दो तीन चीजें, डाइस, पॉइंट्स और कार्ड्स के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं, बाइनोमियल और पॉइसन। इसके बाद आपको नॉर्मल, हाइपर, ज्योमेट्रिक, सैम्पलिंग, ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आते हैं, बट इनको पढ़ने में आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इनको बिल्कुल भी ना पढ़ें। उसके बाद फिर ची स्क्वायर टेस्ट और टी टेस्ट करके कुछ कुछ चीजें आती हैं। फिर एक होता है आपका रैंडम वेरिएबल करके, उस रैंडम वेरिएबल पे भी कई बार क्वेश्चंस देखे गए हैं। आपको वो सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ से जनरल प्रोबेबिलिटी पढ़ के जाइए। आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ बाइनोमियल और पॉइसन पढ़ के जाइए। ये दो भी मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ बिकॉज ये दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। रिलेटेड है मतलब कैसा बोल सकते हैं कि अगर एक बार बाइनोमियल सीख लिया तो पॉइजन सीखने में दिक्कत नहीं जाती है। एक बार बाइनोमियल सीख गया और उसका क्वेश्चन पहचानना सीख गए तो पॉइजन का क्वेश्चन पहचानने में बिल्कुल दिक्कत नहीं जाती है, ठीक है। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि बाइनोमियल का क्वेश्चन कौन सा है, पॉइजन का क्वेश्चन कौन सा है, और इन दोनों के फॉर्मूलाज जो हैं वो फॉर्मूलाज भी काफी इजी टू लर्न ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस। इतना काम करने से आपको पूरे पूरे 15 मार्क्स मिलने वाले हैं क्या? नहीं सर, ये 15 15 मार्क्स आपको पूरे पूरे नहीं मिलेंगे। हाँ, इतनी गारंटी है कि आपको कम से कम 10 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो हम इसे इस तरीके से गिनते हैं कि आप अगर 4 घंटे की मेहनत कर रहे हो, ठीक है, उस 4 घंटे की मेहनत करने से आपको अगर 10 मार्क्स मिलते हैं, और 8 घंटे की मेहनत करने से आपको 15 मार्क्स मिलते हैं, तो हम 8 घंटे की मेहनत करके 15 नहीं लाएंगे, हम 4 घंटे की मेहनत करके 10 ले आएंगे। बाकी जो मेहनत है हम किसी और यूनिट में करने की कोशिश करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी करने में 4 घंटे लगेंगे, प्रोबेबिलिटी दो दो घंटे में भी हो जाता है। बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो जितना मेहनत आपको इसको सीखने में लगेगा, उससे डबल मेहनत आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में लगेगा। तो सिर्फ इतना वाला पार्ट सीख लीजिए और लालच ना करते हुए 10 मार्क्स में संतुष्टि करिए और 10 मार्क्स लेके निकल आइए बाहर, ठीक है। चलो, हो गई प्रोबेबिलिटी की बात। हाँ जी बिल्कुल हो गई। थोड़े बहुत प्रूफ्स वगैरह देखना है, चलिए देख लेते हैं। पिछले 4 साल से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें आप उठा के देखिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ, क्या बताया मैंने आपको, जनरल प्रोबेबिलिटी पढ़ के जाना है, दूसरा थ्योरम्स पढ़ के जाने हैं आपको। बेसिकली जनरल प्रोबेबिलिटी में ही आ जाता है, ये बहुत ही इजी दो थ्योरम्स होते हैं, ठीक है। और तीसरा बाइनोमियल एंड पॉइसन। तो इतना करने से आपको हर बार 10 नंबर मिल रहे हैं। देखिए 2024 रिसेंटली नवंबर में जो पेपर हुआ था, जनरल प्रोबेबिलिटी एंड पॉइसन का क्वेश्चन, बाइनोमियल का क्वेश्चन। नीचे देखिएगा बाइनोमियल एंड पॉइसन का क्वेश्चन। ऊपर से भी 10 मिल सकते थे, नीचे से भी 10 मिल सकते थे, ठीक है, कोई भी आप कर लीजिए। यहाँ के देखिए जनरल प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल का क्वेश्चन, पॉइजन एंड नॉर्मल का है तो हम ये दो कर लेते। यहाँ देखिए जनरल प्रोबेबिलिटी, जनरल प्रोबेबिलिटी, दोनों ही क्वेश्चन जनरल प्रोबेबिलिटी के दे दिए, किस्मत ही अच्छी थी। उल्टा यहाँ पे जनरल प्रोबेबिलिटी पॉइजन, मतलब यहाँ तो ऑप्शन भी है, ऊपर के भी दो कर सकते हो, नीचे के भी दो कर सकते हो, तुम्हारी किस्मत है। बस ये 2023 में उन्होंने एक बार गड़बड़ करने की कोशिश की थी, जहां पे एक क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल का दिया था, दूसरा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उस केस में आपको डेफिनेटली यहाँ से 5 नंबर मिलते अगर आप ये वाला क्वेश्चन करते। इसकी जगह अगर आप नीचे वाला क्वेश्चन करते तो आपको इस क्वेश्चन नंबर से 5 नंबर मिल सकते थे। बट ये 2023 की बात है, नया नया कोविड खत्म होके आया था, और फिर आपका पहली बार शायद, क्योंकि 2022 में कोविड खत्म हुआ था और फिर 23 में शायद पहली बार हो रहा था एंट्री, समथिंग लाइक दैट। तो उस समय के बाद से फिर पिछले 30 साल से उन्होंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। तो थोड़े बहुत रिस्क तो लेने पड़ते हैं गाइस, है ना। बट जितना मैं समझ पा रहा हूँ पिछले 3 पेपर से उन्होंने इस सीक्वेंस को ब्रेक नहीं किया है, तो इस बार भी उनको ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो अब बोल सकते हैं कि हाँ जी, सिर्फ इन 3 चीजों को करके हम कितने मार्क्स लेके आ सकते हैं, 10 मार्क्स लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। समझ गए, जनरल प्रोबेबिलिटी कर लो, ये कर लो, ये कर लो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को यहाँ पे ये आता है कि प्रोबेबिलिटी का सही से उनको कंटेंट नहीं मिल रहा होता है। इधर उधर यूट्यूब पे बहुत जगह लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी, मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा कि आप, सॉरी, ओके। सो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि आप कहाँ से काफी आसान तरीके से ये 3 चीजों को जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वो मेरी वेबसाइट का है, आप वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद में देखिए ये इंटरफेस जो मैं दिखा रहा हूँ ये थोड़ा सा अलग इंटरफेस है। आपको वेबसाइट पे जाना है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस मिलते हैं। आप M3 वाले हैं तो M3 CSIT का कोर्स बना रखा है, बहुत इजीली मिल जाएगा आपको। वेबसाइट में भी देख सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फोन पे देखिएगा, बिकॉज फोन पे थोड़ा सा बेटर रहता है, ठीक है। फोन पे देख के आप थोड़ा सा समझ पाएंगे, है ना। ओके, सो एप्लीकेशन का लिंक है, वो डाउनलोड करके आप अपना फोन पे एक्सेस कर सकते हैं अच्छी से। तो यूनिट नंबर 4 हमारा प्रोबेबिलिटी है। यूनिट नंबर 4 पे जाइए। यहाँ पे सिर्फ मैंने 3 फोल्डर्स बना रखे हैं, जिसमें से फर्स्ट फोल्डर में जो डिटेल्स है वो जनरल प्रोबेबिलिटी के बारे में है।
जहाँ पे बॉल्स और कार्ड्स के सारे बेसिक क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोबेबिलिटी में सबसे ज्यादा गलती बच्चों से ये होती है कि वो रिप्रेजेंट कैसे करना है वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैंने स्पेशल नोट्स आप लोगों के लिए सिर्फ इस वजह से बनाए हैं ताकि आप ये समझ सकें कि आंसर्स के स्टेप्स कैसे लिखना है। बिकॉज मैंने बहुत सारे रिवेल्युएशन के बाद में बच्चों की कॉपीज देखी और फिर उनका आंसर सही होने के बाद भी उनको पूरे पूरे नंबर्स नहीं दिए गए थे। ठीक है, बिकॉज उन्होंने स्टेप्स जो है वो सही से नहीं लिखी थी। ठीक है, तो ये जो नोट्स हैं आपके पास, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज जब आप इन नोट्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से अपने वैल्यूज लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो यहाँ सॉल्व करने से पहले हमने पहले डिटेलिंग बताई कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कैसे लिखना है आपको, फिर ये सी वाली चीजें कैसे लिखनी है, फॉर्मूला पुटअप करके सॉल्व कैसे करना है। ये एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल हो जाता है गाइस, बट अगर मैं आपको सही तरीके से दिखाना चाहूँ तो मैं इसे कुछ ऐसे दिखा सकता हूँ कि कुछ एक आधा मैं आपको जैसे प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो गया। अभी प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या करते हैं बच्चे, डायरेक्टली दो वैल्यूज निकालते हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी थ्योरम में आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि हर क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेप्स जो हैं वो स्पेसिफाई करके बताने हैं। ठीक है, जैसे अगर आप में से किसी को भी प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा नॉलेज होगा तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आप अगर ध्यान से देखें तो आप इसका एक आंसर में एक लाइन में आंसर बता सकते हैं। ठीक है, जैसे इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स 12 प्लेस फुटबॉल, फिर कितने, हाँ 10 प्लेस क्रिकेट एंड 3 प्लेस बोथ। तो इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ फुटबॉल और अ क्रिकेट प्लेयर। मतलब या तो फुटबॉल खेलेगा या तो क्रिकेट खेलेगा। तो हमारा फॉर्मूला उसके हिसाब से क्या कहता है कि आप फुटबॉल और क्रिकेट वालों को ऐड कर दीजिए, तो 30 और 12 कितने हो गए, 42, 42। उसमें जो कॉमन लोग हैं उनको माइनस कर दीजिए, तो 42 - 10 कितने हो गए, 30। तो 30 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। ठीक है ना, सॉरी, 30 स्टूडेंट्स तो टोटल थे, माफ कीजिएगा, 12 फुटबॉल प्लेयर्स थे और 10 क्रिकेट प्लेयर्स थे। ठीक है, तो जनरली लोग इसका सॉल्यूशन लिखने के टाइम पे क्या करते हैं ना, 12 फुटबॉल प्लेयर्स में 10 फुटबॉल प्लेयर्स को ऐड करते हैं, कितने हो गए, 22। फिर जो कॉमन लोग हैं उनको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए तुम्हारे, 19 प्लेयर्स। तो टोटल 30 स्टूडेंट्स में से हमें 19 स्टूडेंट्स चाहिए, तो वो 19/30 इस तरीके से आंसर लिख के आ जाते हैं। मैं बता रहा हूं तुम्हारा एग्जामिनर पूरा काट देगा। इजी क्वेश्चन के तुम्हें मिलने वाले मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे। तो तुम्हें स्टेप्स थोड़ी ढंग से लिखनी है। यहाँ पे मैंने लिख के बताया हुआ है कि सॉल्यूशन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप मेंशन करेंगे कि आप पी ऑफ ए किसको एड्रेस कर रहे हैं, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट बीइंग अ फुटबॉल प्लेयर। कोई मुश्किल काम नहीं होता है। पी ऑफ बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट बीइंग अ क्रिकेट प्लेयर। अब फॉर्मूला क्या बोल रहा है मुझे कि पी ए यूनियन बी चाहिए। ठीक है, तो पी ए यूनियन बी क्या होगा, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस इंटरसेक्शन। ये थ्योरम होता है, मैंने कहा था ना कुछ बेसिक इजी इजी थ्योरम आपको याद करना पड़ता है। तो जब तक आप इस तरीके से मेंशन करके चीजें नहीं लिखेंगे डिटेल में, एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, वो काट देगा सीधे आपकी चीजें। ठीक है, सो ये एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल बताया मैंने किसका, आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट्स वगैरह की पढ़ाई करेंगे, इसमें भी थोड़ा सा देखना पड़ता है कि रिप्रेजेंटेशन कैसा करना है। उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए वो मैंने यहाँ पे करा रखे हैं, तो वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। लेटेस्ट 2024 नवंबर, मतलब 6 महीने पहले जो हुआ है उस तक क्या करा दिए हैं। अगर आप इसे 2025 में देख रहे हैं तो जो नए क्वेश्चंस आएंगे वो मैं सेपरेट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। बाइनोमियल के नोट्स अगर आप ओपन करके देखेंगे सो यू विल रियलाइज, थोड़ा सा मैंने ना अच्छे से पढ़ाया है तो नोट्स वोट्स भी बढ़िया बनाए हैं। ठीक है ना, कि आपको इसमें भी थोड़ा सही तरीके से अपने सॉल्यूशंस लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो सही तरीका क्या होता है सॉल्यूशन लिखने का, जनरली लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे देखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लिख के आ जाएंगे। सो आपने खाली फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट करी, आंसर लिख दिया, ऐसा आपने किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा आप किस चीज को क्या लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे आप अगर एक बेसिक एग्जांपल दूं आपको, तो ये आपका एटलीस्ट 3 टाइम्स वाला क्वेश्चन है। तो एटलीस्ट 3 टाइम्स वाले क्वेश्चन को पहले ब्रेक करके दिखाना पड़ेगा आपको, एग्जैक्टली 3 प्लस एग्जैक्टली 4 प्लस एग्जैक्टली 5। थोड़ा सा ब्रेक करके दिखा के अगर सही तरीके से लिखोगे थोड़ा बेटर रहेगा। सो बाइनोमियल और पॉइजन मैंने दो ही डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ाए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये दो में ही आपका काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, सो थोड़ा सा मुझे था कि मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वेबसाइट का भी लिंक है, आप दोनों में से जिस जगह चेकआउट करना चाहें चेकआउट कर सकते हैं अपने कंटेंट को। ठीक है, कंटेंट दोनों जगह आप चेक कर सकते हैं। चलिए, नाउ आगे बढ़ते हैं गाइस और वापस आ जाते हैं। हाँ, मैंने इसके पहले स्टार्टिंग की थी आपसे किस बारे में, यूनिट नंबर 3 के बारे में। यूनिट नंबर 3 से हमने पूरे पूरे 15 मार्क्स निकाल लिए थे, है ना। किस चीज को छोड़ा हमने, सिर्फ और सिर्फ हमने मोमेंट्स क्यूनेस कुर्टोसिस वाले पार्ट को छोड़ा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मूलास, बाकी सब हम करके जा रहे हैं। यूनिट नंबर 4 से हमने हाइपर ज्योमेट्रिक, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सब छोड़ दिया है।
ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ इतने वाले पार्ट को करके जा रहे हैं, ठीक है ना। जो हमारा है जनरल प्रोबेबिलिटी, जो बेसिक्स हो गए, थ्योरम्स, डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल और पॉइसन, बस इतना। यहाँ से हमारे मिनिमम 10 मार्क्स निकलेंगे, लालच नहीं करना है, 15, 10, 25 हमारे हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 पे। चलिए यूनिट नंबर 5 से बता दो, 5 और 6 बहुत ज्यादा इजी है, बहुत लिमिटेड चीजें करके जानी है। जैसे मैंने यूनिट नंबर 15 के बारे, सॉरी यूनिट नंबर 3 के बारे में बताया था, एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊं यूनिट नंबर 3 के बारे में, सुनो। जो आप इस कोर्स को देख रहे हैं ना, तो अगर आप यूनिट नंबर 3 खोले तो मैंने एक बहुत बढ़िया चीज किया है यहाँ पे। अगर आप इसमें से किसी के भी नोट्स को उठा के देखेंगे, ठीक है, सो यू विल रियलाइज वन थिंग कि, जस्ट अ सेकेंड, ओके, हाँ, नोट्स ओपन करते हैं, इससे स्टैंडर्ड डेविएशन है, मैं इसके नोट्स ओपन करता हूँ। मैक्सिमम जगहों पे मैंने देखा था कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर के पीवाई क्यूज हैं, उन पीवाई क्यूज के आंसर्स गलत दिए हुए हैं, ठीक है। बिकॉज कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकती है गाइस, ठीक है। सो इसीलिए मैंने जो भी नोट्स हैं, उन हर एक नोट्स में मैंने मेक श्योर किया है कि मैं टेबल बना के आपको सारी वैल्यूज लिख लिख के दूं। क्योंकि अगर आप टेबल बना के सारी वैल्यूज लिखते हैं तो आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी। इनफैक्ट जब आप खुद से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, तो आप इस तरीके से जब अपना टेबल बना लेंगे सॉल्व करने के लिए, एंड प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, सबको अपना टेबल बनाना है यहाँ पे। अगर तुम बिना टेबल बनाए ऐसे ना लेट के ऐसे देख देख के जा रहे हो कि हाँ स्टार्ट में तो ऐसा ऐसा करना होता है, तो तुम एग्जाम में नहीं कर पाओगे सही चीजें। बिना इसके टेबल बनाने की प्रैक्टिस किए आप प्लीज एग्जाम में मत जाइएगा, चाहे आप कितने ही बड़े टॉपर क्यों ना हो, प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप टॉपर है तो आप फेल हो जाएंगे, बट जहां यार तुम टॉप कर रहे थे, 65 नंबर ला सकते थे 70 में से, वहां कुछ गलतियों की वजह से 40 नंबर आएंगे तो तुम्हें भी बुरा लगेगा, ठीक है। उसके अलावा इन टेबल को बनाने के बाद तुम्हें फॉर्मूलाज लिख के कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने आंसर्स को, वो भी मैं बता रहा हूँ। बिकॉज अगेन मोस्टली जो सीएसआईटी के स्टूडेंट्स देखा है, उनका विश्वास ये रहता है कि फाइनल आंसर पे हम फोकस करेंगे। थोड़े से आउटपुट ओरिएंटेड टाइप के बच्चे होते हैं। गलत नहीं है कुछ, मैं भी उसी टाइप का ही हूँ कि आउटपुट में ज्यादा विश्वास रखता हूँ। बट इस वक्त यूनिवर्सिटी की डिमांड है कि आप थोड़े से फॉर्मूलाज को स्पेसिफाई करें और उनकी वैल्यूज को सही से लिखें, तो इस वजह से हमें ये केटर करना पड़ रहा है। तो प्लीज, ठीक है, जब आप एक्सेस करेंगे नोट्स वगैरह को, तो थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ाई करिएगा, ठीक है ना। तो क्या, मैंने दिखा दिए ये सब चीजें, आगे आप देख सकते हैं। वापस आ जाते हैं गाइस अपने इस पे, यूनिट नंबर 5 और 6 में क्या पढ़ना है वो बता देता हूँ मैं आपको फटाफट से, ठीक है। 5 और 6 वन ऑफ द इजिएस्ट यूनिट्स है गाइस। सिलेबस देखने में आपको लगेगा कि यार ओके बहुत सारा पढ़ के आना है हमें, बट असल में आपको बिल्कुल भी बहुत सारा नहीं पढ़ना है। आपका जो सिलेबस है यूनिट नंबर 5 और 6 के लिए, वो इस टाइप से देखिए। मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है यूनिट नंबर 5 को, कहने के लिए बहुत सारे मेथड से पढ़ने के लिए। बट जो मैं प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देख रहा था, उस प्रीवियस एनालिसिस के बेस पे मेरे को एक चीज समझ में आई कि बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैप्सन गॉस सिएडल, 2024 में पूछा, ठीक है। बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैप्सन गॉस सिएडल, बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैप्सन गॉस सिएडल, 3 साल तक लगातार वो यही तीनों चीजों को पूछ रहा था। पिछले साल उसको मजा नहीं आया, तो उसने डाल दिया सेकंड मेथड, न्यूटन रैप्सन गॉस सिएडल। तो जो लोग सिर्फ इन तीनों को पढ़ के गए थे, उनके लिए एक क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो 5 5 नंबर के 3 क्वेश्चन करके उनको 15 मार्क्स मिलने चाहिए थे, तो वो 15 मार्क्स ना मिलके, अब क्योंकि वो सेकंड मेथड पढ़ के नहीं गए थे, तो इसलिए उनको यही दो मेथड आते थे, तो उनको सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इस सेमेस्टर में क्या होगा, हमें फिर से नहीं पता। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो वापस से इसको फॉलो कर सकता है, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इसको फॉलो नहीं कर सकता है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट बोलूंगा कि या तो आप सेकंड मेथड को पढ़ लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सेकंड मेथड को छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि तुमको अगर बाइसेक्शन, न्यूटन रेफसन और गॉस सिडल 3 मेथड आते हैं ना, तो मिनिमम 10 मार्क्स तो तुम्हारे निकलेंगे ही ना। अगर एक क्वेश्चन पलटा तो कैसा होता है, और एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पलटता है वो कभी भी, तो मिनिमम 10 नंबर निकल रहे हैं, और अगर उसने नहीं पलटा तो फिर 15 नंबर तो निकल ही रहे हैं। एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि सेकंड मेथड जो है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा छोटा होता है एज कम्पेयर टू बाइसेक्शन मेथड। तो उसने एक बार बस प्रैक्टिकल के लिए दे दिया है, मुझे लगता नहीं दोबारा देगा। दिया अभी तो हमारे 10 नंबर तो आ ही रहे ना, हमें ये दोनों मेथड तो आते ही हैं, तो नहीं दिया तो 15 नंबर आ रहे हैं। तो लालच ना करके हम क्या करेंगे, यूनिट नंबर 5 से खाली बाइसेक्शन, न्यूटन रैप्सन और गॉस सिएडल, ये 3 मेथड पढ़ के जाएंगे। ये 3 मेथड से मिनिमम कितने निकलेंगे हमारे, 10 नंबर। मैक्सिमम कितने निकल सकते हैं हमारे, 15 नंबर। ठीक है, खत्म। और कुछ देखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्या मेथड होता है, कैसा मेथड होता है। तुम्हें अगर मेथड आता है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें अगर मेथड नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करो, डाउनलोड करो, कोर्स मेरा M3 का सिलेक्ट करो, वहां जाओ, यूनिट 5 पे क्लिक करो, बाइसेक्शन मेथड,
जो कुछ भी तुमसे प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है सारे सॉल्यूशंस भी अपलोडेड है, उनके नोट्स भी अपलोडेड है गाइस, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तक मैंने पूरे बना के यहाँ पे डाले हुए हैं, ठीक है। सो जो जो क्वेश्चंस आपसे पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, ठीक है, वो प्रॉपर। अच्छा, बाइसेक्शन मेथड की एक बात बताऊं, तुमको मल्टीपल टाइम्स इटरेशन करना पड़ता है, ठीक है। सो हर एक इटरेशन के बाद में तुम्हें अपनी वैल्यू को चेक करना पड़ता है। अब जैसे मैं तुम्हें एक बताता हूँ, 2023 में पूछा गया सवाल। अब जनरली तुम जो पीडीएफ इधर उधर से परचेस करते हो ना, ठीक है, उसमें अगर तुम सॉल्यूशन को देखोगे, उसके सॉल्यूशंस को देखो और मेरे सॉल्यूशंस को देखो। मैं तुम्हें ये कंपेयर करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ ना, क्योंकि जब तुम बाइसेक्शन मेथड की पढ़ाई करोगे, तुम्हें ये रियलाइज होगा कि यार तुम्हें स्टेप्स लिखनी जरूरी है। हर बार तुमको फर्स्ट इटरेशन का फॉर्मूला इस तरीके से लिखना पड़ेगा और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। सेकंड टाइम में वापस से तुमको सेकंड इटरेशन के बारे में चीजें लिखनी पड़ेगी। बहुत सारी बुक्स में इस तरीके से डिटेल तरीके से लिख के नहीं दिया रहता है। बुक्स में तो फिर भी थोड़ा वो डिटेल तरीके से लिख देते हैं, बट जो तुम इधर उधर से नोट्स परचेस करते हो, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है हमको नहीं पता। ऐसा नहीं कि सारे बेकार होते हैं, कुछ लोगों के अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के बेकार होते हैं, बट किसका अच्छा है किसका बेकार है तुमको नहीं पता। तो इसलिए मेरा एक तुमसे है कि भाई जो भी तुम देख रहे हो समझो कि एक क्वेश्चन जो है वो 4 लाइन में खत्म नहीं हो रहा है। ये 5 इटरेशन करने के बाद में तुम्हारा आंसर आया है। समझ में आया? एक क्वेश्चन का जो नवंबर 2023 में पूछा गया था, उसका आंसर 5 इटरेशन करने के बाद आया है। मतलब कम से कम 2 से 3 पेज का क्वेश्चन है ये अपना, ठीक है। तो कहने के लिए यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन ईजी है, हाँ जी ईजी है, बट जब इटरेशंस परफॉर्म करना पड़ता है ना, जब ये वाले कैलकुलेशंस तुमको करने पड़ते हैं, तो कैलकुलेशंस करने के टाइम पे तुमको याद आएगा कि कैलकुलेटर पे तुमने एक वैल्यू भी ऊपर नीचे कर दी, तो ये 5वें इटरेशन में तुम्हारा आंसर खत्म नहीं होगा, वो छठे सातवें आठवें इटरेशन तक जाता रहेगा। या गलती करने की वजह से हो सकता है 5 इटरेशन वाला क्वेश्चन जो है वो 2 इटरेशन में ही सॉल्व हो जाए तुम्हारा, तो उस केस में भी नंबर कटेंगे। तो तुम एक भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हो। और अगेन, बहुत सारी बुक्स में देखा इनके जो सॉल्यूशंस लिखे गए हैं उन सॉल्यूशंस में बहुत ज्यादा एरर्स हैं गाइस, ठीक है ना। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर तुम्हें फाइनल ईयर के सॉल्यूशंस चाहिए तो इन पीडीएफ्स को ही करो। जो भी क्वेश्चंस आए थे मई 2023 में, एक और क्वेश्चन आया हुआ है नवंबर, जो भी कभी जो क्वेश्चन आया था वो भी मैंने डाल रखा है, लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूरी अपडेटेड है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड दीज पीडीएफ्स गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ्स, ठीक है। जैसे बाइसेक्शन, सॉरी, जैसे बाइसेक्शन मेथड का मैंने बनाया है पीवाईक्यूज का, वैसे ही मैंने आपके रेगुलर फ्लासी मेथड, न्यूटन रैप्सन, गॉस एलिमिनेशन, गॉस सीडेल, हर एक मेथड जो आपको करना है उसके नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाए हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज भी हर एक आपका जो भी आया हुआ है उसके सॉल्यूशंस डाल दिए हैं यहाँ पे, ताकि आप प्रॉपर तरीके से उन्हें एक्सेस कर सके, ठीक है ना। ना कमिंग बैक टू दिस, आपका मेथड्स कौन कौन से पढ़ने हैं आपको। मेथड मैंने बता दिया, 3 ही मेथड पढ़ने हैं, बाइसेक्शन पढ़ना है, न्यूटन रैप्सन पढ़ना है, गॉस सीडल पढ़ना है, ठीक है। तो आप जाएंगे, ठीक है, और वेबसाइट एप्लीकेशन मेरा एक्सेस करेंगे। वहां एक्सेस करने के बाद में मैंने एक्स्ट्रा मेथड्स पढ़ाए हैं जस्ट फॉर सेफ्टी, बट मेजरली आपको बाइसेक्शन, न्यूटन रैप्सन और गॉस सीडल, ये 3 ही पढ़ के जाने हैं, समझ में आया? और आपका काम हो जाएगा। मिनिमम 10, मैक्सिमम 15। मैं कहता हूं मिनिमम 10 में भी हम संतुष्ट हैं, ठीक है ना। जो लोग टॉपर टाइप के हैं उनके लिए तो फिर बनाया हुआ है ना। जो टॉपर टाइप के लोग हैं उनको तो पांचों करके जाने चाहिए फिर, ठीक है। जो नॉन टॉपर टाइप के लोग हैं, जिनका है कि भाई पास करा दो, या जिनका मेजर फोकस ये रहता है कि हम सीएसआईटी में हैं, हमको कोडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, हम अपना टाइम वहां देना चाहते हैं, हम प्लेसमेंट में देना चाहते हैं अपना टाइम, हम नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें 50 नंबर भी मिलेगा तो भी चलेगा। तो 40-50 नंबर तक जो टारगेट करना है वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए बिल्कुल यार, ठीक है ना। ओके, सो अब आके थोड़ा सा पलट के देख लेते हैं कि कितने कितने नंबर हो गए हमारे, ठीक है ना। सो शुरुआत जो हमने की थी वो यूनिट नंबर 3 से की थी, ठीक है ना। सो यहां से हमने कितने निकाले थे? 15 नंबर पूरे पूरे निकल रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है हमको। यहाँ पे हमने यूनिट नंबर, सॉरी, पेज ही पलट गया यार, चेंज हो गया प्लीज। ओके, यूनिट नंबर 3 की हमने सबसे पहले बात की थी, यहां से हमने कितने निकाले थे? पूरे पूरे 15 नंबर निकाले थे, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी में हमने कितने निकाले हैं? 10 मार्क्स निकाले हैं। यहां से भी वैसे तो 15 आ सकते हैं अगर पिछले 3 साल का उठा के देखें, बट वो एक पेपर में थोड़ी गड़बड़ होने की वजह से तो भी मैं 10 नंबर कंसिडर करके चलता हूँ, ठीक है। वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केसेस कंसिडर कर रहे हैं ना। सो 15 और 10 कितने हो गए? 25, 25 और 10 कितने हो गए? 35। तो आप ऑलरेडी 35 आउट ऑफ 70 पे पहुंच चुके हो, आप पास हो चुके हो। तो जो जो पास होना चाहते हैं उनका काम निकल चुका है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसमें मैंने बिल्कुल भी एमसीक्यूज को इंक्लूड नहीं किया है। तो 10 नंबर के आपके एमसीक्यू आते हैं, उसमें से 10 नंबर का आपने अगर बना लिया, इधर उधर देख के बना लिया हो या फिर खुद से कर लिया हो, या मल्टीपल वेज, तो 10 नंबर और जुड़ जाएगा तो तुम्हारे 45 मार्क्स हो जाएंगे, काम खत्म।
अब इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर मान लो तुम पूरे पूरे 10 नंबर एमसीक्यू में नहीं जोड़ पा रहे हो, छोड़ दो इसको फिलहाल, 35 आउट ऑफ 70 तो तुम्हारे हाथ में है। भगवान ना करे एक आधा क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो भी जाता है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, तो एक आधा क्वेश्चन गलत हो गया तो भी तुम वर्स्ट केसेस में 30 आउट ऑफ 70 पे रहोगे, ठीक है। इसके बाद फिर 2-4 नंबर एमसीक्यू के तुम और जोड़ सकते हो, ओके। यहां तक की कहानी ये है। इसके बाद आता है सबसे इजीएस्ट टॉपिक, इसके बाद आता है सबसे इजीएस्ट टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिसके नंबर निकालना एकदम पीस ऑफ केक ठीक है ना। लेकिन मैंने इस टॉपिक को पहले नहीं बताया, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है ना। वो रीजन भी मैं तुमको बताऊंगा कि मैं इस टॉपिक को पहले क्यों नहीं बताया। यूनिट नंबर 6 का जब मैं एनालिसिस करने बैठा, ठीक है, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यार यूनिट नंबर 6 से 10 नंबर 15 नंबर निकालना सबसे इजीएस्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब मैं यूनिट 6 एनालिसिस कर रहा था नवंबर 2024 में, मैंने देखा न्यूटन फॉरवर्ड सिम्पसन यूलर, ठीक है। इधर देखा न्यूटन फॉरवर्ड सिम्पसन यूलर, यहाँ यहाँ देखा न्यूटन फॉरवर्ड सिम्पसन यूलर, यहाँ देखा न्यूटन फॉरवर्ड सिम्पसन यूलर। अब 4 साल से यूनिवर्सिटी कुछ चेंज ही नहीं कर रही है इसमें। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर नहीं कर रही है तो न्यूटन फॉरवर्ड पढ़ने के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है नहीं, 5 नंबर ये देगा, ये भी प्रॉब्लमेटिक है नहीं, ये भी प्रॉब्लमेटिक है नहीं। बेसिकली ये जो तीनों वेराइटीज हैं वो फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड होने की वजह से 15 नंबर तुम्हारे आराम से निकल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बट फिर मैंने मई 2023 के पहले मई 2024-22 का पेपर देखा। उस 22 के पेपर में क्या किया ना उसने, उस 22 के पेपर में उसने पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा न्यूटन फॉरवर्ड का दिया, नहीं दिया सॉरी, पहला क्वेश्चन नहीं दिया। उसने क्या किया 22 के पेपर में, उसने न्यूटन फॉरवर्ड ना देके न्यूटन बैकवर्ड दे दिया, ठीक है। जो वो जनरली सेकंड वाले पार्ट में दिया करता था रंजे कुट्टा और मॉडिफाइड यूलर के साथ में, ठीक है। तो ये रंजे कुट्टा मॉडिफाइड के साथ में जो देता दिया करता था वो न्यूटन बैकवर्ड उसने दे दिया पहले ऊपर। सिम्पसन्स 1/3 रूल की जगह उसने दे दिया सिम्पसन्स 3/8 रूल, ठीक है। और यूलर मेथड एज इट इज दिया था। तो सिर्फ एक बार 2022 में उसने ये कांड किया था, तो उसके बाद से उसने कभी भी ऐसा नहीं किया है। अब न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड में कुछ ज्यादा खास डिफरेंस है नहीं, बट फॉर्मूला अलग अलग याद करना पड़ता है। सिम्पसन्स 1/3 सिम्पसन्स 3/8 में ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है नहीं, फॉर्मूला लेकिन अलग अलग याद करना पड़ता है। मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि आप क्या करें, आप थोड़ा सा रिस्क लेके जाओ, ठीक है। क्योंकि रिस्क इज रिवॉर्डिंग गाइस, ठीक है। कम टाइम में अगर ज्यादा काम करना है तो रिस्क लेना पड़ता है थोड़ा सा। और रिस्क इतना बड़ा भी नहीं है कि तुम फेल हो सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि 4 साल से एक ही चीज पूछी जा रही है, तो 5वें साल कुछ पूरा नहीं बदल देगा वो। थोड़ा बहुत बदला भी तो हमें उतनी प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। तो हम इस बार भी क्या करेंगे, रंजे कुट्टा मॉडिफाइड यूलर न्यूटन बैकवर्ड इनको पूरी तरह से छोड़ देंगे, हम सिर्फ 3 वैरायटी पढ़ के जाएंगे, न्यूटन फॉरवर्ड सिंपलर और यूलर्स, ठीक है। इन तीनों वैरायटी को मास्टर कर लेंगे, कितने होते हैं 15 मार्क्स होते हैं। सो बेस्ट केसेस में अगर 4 साल से जो चीज फंस रही है वापस से फंस गई तो 15 मार्क्स हमारे हाथ में है। और नहीं फंसी तो भी वर्स्ट केसेस में तुम्हारे ये 5 नंबर या 10 नंबर तो तुम्हें मिलेंगे, पूरा ही वो चेंज नहीं करेगा। मई 2022 जैसा कांड वो नहीं करेगा इस बार, ठीक है ना। क्योंकि वैसे ही आखिरी बार हो रहा है 2019 पैटर्न का पेपर, मतलब हो सकता है नेक्स्ट टाइम बैकलॉग बैकलॉग हो, बट ऑफिशियली रेगुलर बेसिस पे तो लास्ट टाइम ही हो रहा है, कहना चाहिए, ठीक है। तो डिटेल्स मैंने तुम्हें बता दी है सारी M3 के बारे में। लास्ट एक समराइजेशन तुम्हें देखना है तो देख लो। मीन के बारे में हमें यहाँ से पढ़ाई करनी है, मीडियन मोड की बेसिक डेफिनेशन देख सकते हो, उतना ज्यादा कुछ खास इसमें करने के लिए है नहीं। दूसरे कलर से दिखाता हूँ करके ज्यादा बेटर रहेगा, व्हाइट से करते हैं चलो। तो मीन के बारे में चेंज ही नहीं हुआ, मीन के बारे में हम पढ़ाई करेंगे यहाँ से, ठीक है। मीडियन मोड वगैरह कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब बाकी सारा स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन सब एक दूसरे से रिलेटेड है। मोमेंट स्क्यूनेस को टॉसेस करने की जरूरत नहीं है, कर फिटिंग और ये करके जाना है, 15 नंबर यहाँ से निकल जाएंगे। प्रोबेबिलिटी में तुमको हाइपर ज्योमेट्रिक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जनरल प्रोबेबिलिटी कहने के लिए इजी है। हाँ, तुम इधर उधर से पढ़ रहे होगा, तुम्हें वहां से समझ में नहीं आ रहा तो तुम बिल्कुल मेरा कोर्स बाय कर सकते हो, बिकॉज वहां पे मैंने काफी डिटेल तरीके से पढ़ाया है, ठीक है ना, मतलब इजी तरीके से पढ़ाया है। फिर बाइसेक्शन मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे, इनकी जरूरत नहीं है, इनको छोड़ दीजिए आप, न्यूटन रेफसन कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। उसके बाद में इनको छोड़ दीजिए आप, इनको छोड़ दीजिए आप, इनको भी छोड़ दीजिए आप, इनको भी छोड़ दीजिए आप, इनको भी छोड़ दीजिए, इनको भी छोड़ दीजिए और गॉस सियाडा कर लीजिए। सो बाइसेक्शन न्यूटन रैप्सन और गॉड सियाडा, ठीक है, ये 3 कर लीजिए। यहाँ से न्यूटन फॉरवर्ड कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसको, इसको भी छोड़ दीजिए। फिर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में जब हम आते हैं, ठीक है ना। सो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का ही पार्ट होता है तुम्हारा ये ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स रूल। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सिम्पसन्स 1/3 करेंगे, यहाँ से न्यूटन फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। बाउंड ऑफ ट्रंकेशन एरर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस में हम बेसिकली
यूलर वाला करके जाएंगे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो न्यूटन फॉरवर्ड सबसे पहले, फिर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में आता है आपका सिम्पसन्स रूल। ये टॉपिक का नाम है बेसिकली, ये हेडिंग है, इस हेडिंग के अंदर ये टॉपिक आता है सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, ठीक है। अगेन ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आपकी हेडिंग है, इस हेडिंग के अंदर ये टॉपिक आता है यूलर्स। तीन टॉपिक यहाँ से, तीन टॉपिक यहाँ से, तीन टॉपिक यहाँ से और यहाँ से। 15 ये देगा, 10 ये देगा, 10 ये देगा, ठीक है। 15 भी दे सकता है बट 10 लेके चल रहा है, और 10 ये देगा, ठीक है। सो 15, 10 25, 10 35, 10 45, ये हो गया तुम्हारा 45 आउट ऑफ 70, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ तो भी 40 आउट ऑफ 70 के बिलो नहीं जाएगा, ये मिनिमम आप इतना स्कोर कर पाएंगे इसमें। इसके साथ साथ आपके एमसीक्यूज अगर पूरे बना लिए गए, एमसीक्यूज कैसे बनाते हो तुम वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट पूरे तुमने बना लिए तो फिर 50 आउट ऑफ 70। पूरे नहीं बना पाए, 5 बना पाए तो 45 आउट ऑफ 70, उससे नीचे तुम नहीं जाने वाले, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत मेहनत से बनाया है ना। और बस यार, जाओ अभी पढ़ाई वढ़ाई शुरू करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर गाइस।